नमस्कार सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपका क्लास 12 के राजनीति विज्ञान की क्लास में। आज हम अध्याय नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें से 3 प्रमुख चुनौतियां हमारे सामने थी। राष्ट्र के एकीकरण की, दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की, और तीसरी जो चुनौती थी वो थी कि सबका विकास करने की। चुनौती का मतलब यहाँ पर समस्या से है। पहली जो समस्या थी राष्ट्र के एकीकरण की, उस समस्या को हमने हल कर लिया था। और दूसरी जो समस्या है हमारे सामने लोकतंत्र को स्थापित करने की, कि मतलब भारत के अंदर लोकतंत्र को किस प्रकार से स्थापित किया जाए। यहाँ हम इस चैप्टर के अंदर प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव एवं तृतीय आम चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार से भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। यहाँ पर एक दल के प्रभुत्व के दौर का अर्थ कांग्रेस पार्टी से है, कि मतलब कांग्रेस पार्टी का जो शासन है वो स्वतंत्र भारत में कितने लंबे समय तक रहा। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद मतलब लगभग जो सबसे लंबा शासनकाल जो रहा है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। एक दल के प्रभुत्व का दौर, चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। यहां पर अगर हम बात करें एक दल, किस दल के बारे में बात हो रही है? कांग्रेस पार्टी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? कांग्रेस पार्टी के बारे में बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना होती है वो होती है 28 दिसंबर 1885। कब होती है? 28 दिसंबर 1885। इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम। सर्वप्रथम जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी तो इस कांग्रेस की स्थापना एक पार्टी के रूप में ना होकर के एक संगठन के रूप में स्थापित हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो अंग्रेजों के सामने अपनी समस्याएं हैं वो एक संगठन के माध्यम से रख सके। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने, जैसे कांग्रेस का प्रसार, जैसे कांग्रेस लोगों के बीच में लोकप्रिय हुई, तो धीरे धीरे इस संगठन ने एक राजनीतिक पार्टी का रूप धारण है वो कर लिया। तो बात करते हैं एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में, मतलब कांग्रेस पार्टी के बारे में। कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आज़ाद होता है और भारत के अंदर एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है। और अंतरिम सरकार में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत के एकीकरण की प्रक्रिया भी लगभग यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो फिर देखते हैं कि भारत के एकीकरण की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है तो भारत के अंदर लोकतंत्र को हमें स्थापित करना है। भारत के अंदर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको हमें स्थापित करना है, क्योंकि भारतीयों ने जो स्वप्न आज़ादी से पहले देखा था वो सिर्फ आज़ादी का ही नहीं था। आज़ादी के साथ साथ भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का स्वप्न भी भारतीयों का था। और इस स्वप्न को पूरा करने के लिए भारतीयों ने पूर्ण रूप से प्रयास किए। तो जैसे ही अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के अंदर प्रथम आम चुनाव करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग, क्योंकि भारत के अंदर सर्वप्रथम चुनाव करवाने के लिए किसकी स्थापना की जाती है? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो की जाती है 25 जनवरी 1950। कब की जाती है? 25 जनवरी 1950। इंडियन इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारत के अंदर चुनाव करवाने के लिए इंडियन इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। कब? 25 जनवरी 1950।
25 जनवरी 1950। इसके जो प्रथम प्रमुख चुनाव आयुक्त बनते हैं वो होते हैं सुकुमार सेन। कौन होते हैं? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को प्रथम चुनाव आयुक्त है वो बनाया गया। जैसे ही भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है तो चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि प्रथम आम चुनाव भारत के अंदर करवाने थे, लेकिन प्रथम आम चुनाव करवाने से पहले चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, उन समस्याओं को के ऊपर हम गौर करेंगे। पूरा चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे और नोट्स फॉर्म के अंदर आपको चैप्टर है वो करवाया जाएगा। तो चुनाव आयोग के सामने क्या समस्याएं थी, क्योंकि प्रथम चुनाव भारत के अंदर करवाने थे और चुनाव आयोग के सामने समस्याएं, चुनाव आयोग के सामने समस्याएं। चुनाव आयोग के सामने समस्याएं। नंबर 1, भारत के आकार को देखते हुए, क्योंकि भारत का आकार जो था वो बहुत बड़ा था, इसलिए यहाँ पर चुनाव करवाना कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि भारत एक विविधता युक्त क्षेत्र था और इतनी बड़ी विभिन्नता जिस क्षेत्र के अंदर हो वहाँ पर चुनाव करवाना कोई भी आसान कार्य नहीं था। दूसरी जो समस्या चुनाव आयोग के सामने आती है वो है मताधिकार, मतदाता सूचियां तैयार करना, मतदाता सूचियां तैयार करना, ये जो दूसरा कार्य था। तीसरा, पहली समस्या क्या आई कि भारत आकार में बड़ा था और वहां पर चुनाव करवाना कोई आसान कार्य नहीं था। तीसरा, मतदाता सूचियां तैयार करना भी एक प्रमुख समस्या चुनाव आयोग के सामने थी। फिर जो इसके अंदर समस्या आती है, जैसे ही मतदाता सूचियां तैयार हुई तो मतदाता सूचियों के अंदर कुछ त्रुटियां आई। त्रुटियां किस प्रकार से? कुछ कमियां। कैसी कमियां कि लगभग बात करें तो 40 लाख महिलाओं के नाम, 40 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची के अंदर दर्ज होने से रह गए। 40 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए, यानी और एक कमी और ये थी कि नामों के अंदर भी त्रुटियां पाएगी, नामों के अंदर भी त्रुटियां पाएगी कि पत्नी किसी और की थी, लिख किसी और की थी, कि मतलब नामों के अंदर भी क्या पाई गई? त्रुटियां। और ऐसी मतदाता सूचियों को मानने से चुनाव आयोग ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ऐसी मतदाता सूचियों को चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। चौथी जो समस्या थी वो ये थी कि इस समय अधिकांश जो जनता थी, इस समय अधिकांश जनता थी वो बहुत अशिक्षित थी, अशिक्षित और गरीब थी। अधिकांश जो जनता थी वो क्या थी? अशिक्षित और गरीब थी। कि प्रथम आम चुनाव करवाने से पहले चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी। तो भारत के आकार को देखते हुए यह कार्य करवाना कोई आसान नहीं था। दूसरा, मतदाता सूचियां भी तैयार करनी थी वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर, मतलब कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार। फिर मतदाता सूचियों के अंदर कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां रह गई, कुछ महिला और पुरुषों के नाम दर्ज होने से रह गए और जिसके दर्ज हुए वो भी गलत दर्ज हो गए। और इस समय जो एक अधिकांश प्रमुख समस्या थी वो ये है, अधिकांश जो इस समय जनता थी वो अशिक्षित थी और गरीब थी। और इस वक्त अगर बात करें तो 17 करोड़ मतदाता थे। कितने? 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ मतदाता थे जिन्हें 3200 विधायकों और 489 MP मतलब सांसदों का चुनाव है वो करना था, क्योंकि उस समय लोकसभा की जो सीटें थी वो थी 489। अगर वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है कि प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो लोकसभा की सीटें थी वो थी 489। इसके बाद में देखिए क्या होता है। अब बात करते हैं हम भारत के पहले आम चुनाव के। भारत का पहला आम चुनाव
भारत का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव 1952। 1952 पहला क्वेश्चन यही हो गया। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952। इस समय जो लोकसभा की सीटें थी वो थी 489। कितनी थी? 489। भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 और लोकसभा की सीटें इस समय 489। चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने से पहले क्या किया? चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने से पहले कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों को क्या किया? प्रशिक्षित किया और देश में चुनाव का प्रचार प्रसार है वो भी किया गया। तो ये कार्य है वो चुनाव आयोग ने किया। जैसे देश के कर्मचारियों या अधिकारियों को प्रशिक्षित है वो किया गया, मतलब चुनाव के बारे में प्रशिक्षण है वो दिया गया। चुनाव का प्रचार प्रसार किया गया, चुनाव का प्रचार प्रसार किया गया, मतलब वर्तमान के अंदर भी चुनाव का प्रचार प्रसार होता है चुनावी रैलियों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्रकार से। फिर तीसरा कार्य मतदाता सूची है वो तैयार की गई, मतदाता सूची तैयार की गई। ये कार्य प्रथम आम चुनाव के दौरान किए गए। फिर कुछ स्टेटमेंट भी आते हैं प्रथम आम चुनाव के बारे में। जैसे एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। क्या कहा? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर पहली बार चुनाव हो रहे हैं कि पता नहीं सफल होगा या नहीं होगा। तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे कहा। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ एक हिंदुस्तानी संपादक ने कहा। एक ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका थी, एक क्या थी? ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी और उन्होंने ये लिखा कि नेहरू अपने जीवित रहते हुए यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में चुनाव है वो असफल हो गए। मतलब एक प्रकार से उन्होंने आलोचना की है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे भी कि भारत के अंदर जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो असफल होगी। मतलब इस प्रकार से आलोचना है वो पत्रकारों ने की है। लेकिन अगर हम बात करें प्रथम आम चुनाव के परिणाम की, तो आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम थे। वास्तव के अंदर परिणाम है प्रथम जो आम चुनाव है वो हमारा सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। जो लोग आलोचना कर रहे थे उनका मुंह हमने बंद कर दिया कि परिणाम हमारा क्या रहा? सफल रहा। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भारतीयों ने इसमें बढ़ चढ़कर क्या लिया? हिस्सा लिया या भाग लिया। प्रथम आम चुनाव के अंदर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया और कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें जीती। कितनी? 364 सीटें जीती। कुल कितनी थी? 489। कांग्रेस ने 364 सीटें जीती। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी सीपीआई, जिसने 16 सीटें जीती। कितनी? 16 सीटें। के प्रथम आम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटों पर जीत दर्ज की और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी वो थी सीपीआई, जिसने 16 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की। तो ये सेकंड पार्टी बनी और ये प्रथम। और भारत के पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हमारा प्रथम आम चुनाव था। अब हम बात करते हैं द्वितीय आम चुनाव के बारे में। किसके बारे में? द्वितीय आम चुनाव के बारे में। लेकिन द्वितीय आम चुनाव के बारे में पढ़ने से पहले हम यह भी जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये जीत हासिल की इसका कारण क्या रहा। कि कांग्रेस पार्टी ने जो इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जीत हासिल की उसका कारण क्या रहा। इसीलिए तो चैप्टर का नाम क्या रखा है? कांग्रेस का प्रभुत्व। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? कांग्रेस का प्रभुत्व। पहला जो कारण रहा वो यह रहा कि कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी? विरासत हासिल। इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने भारत आजाद होने से पहले जो आंदोलन हुए, जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस पार्टी का अच्छा नेतृत्व रहा, इसलिए उनको स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। मतलब लोगों का कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूर्ण विश्वास था, लोग जुड़े हुए थे कांग्रेस से,
कांग्रेस का संगठन पूरे देश में था। अब अगर हम दूसरी बात करें तो कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरे देश के अंदर था। कांग्रेस का संगठन है वो पूरे देश में था। मतलब कांग्रेस पार्टी से गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, व्यापारी, वकील, लेखक सब लोग हैं वो जुड़े हुए थे। सब लोग हैं वो जुड़े हुए थे। और ये जो मैंने कहा ना कि इसकी स्थापना है वो एक संगठन के रूप में हुई थी और इस संगठन से पूरे देश के लोग हैं वो जुड़े हुए थे। ये भी जीत का कारण रहा। फिर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था। कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था। प्लस हर विचारधारा के लोग इसके अंदर शामिल थे। वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी हो, गर्मपंथ हो चाहे नरमपंथ हो, मतलब हर विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का, मतलब उनके नियंत्रण का या उनके बात करें उनके प्रभाव का कारण रहा कि प्रथम आम चुनाव जब हुए, इतनी बड़ी संख्या के अंदर उन्होंने जीत हासिल की, तो ये मतलब उनके प्रभाव का कारण है वो रहा। फिर हम पढ़ते हैं द्वितीय आम चुनाव के बारे में। किसके बारे में? द्वितीय आम चुनाव के बारे में बात करते हैं। सेकंड आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव। आम चुनाव हर 5 वर्ष बाद होते हैं, आपको पता भी है। जैसे ही प्रथम आम चुनाव हो गए 1952 में, तो द्वितीय आम चुनाव होंगे 1957 के अंदर। बात करें हम द्वितीय आम चुनाव की, द्वितीय आम चुनाव 1957, क्योंकि आम चुनाव भारत में हर 5 वर्ष बाद होते हैं। वो एक अलग बात है कि कई बार अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो बीच के अंदर भी चुनाव करवाने पड़ जाते हैं, लेकिन जो कार्यकाल रखा गया है वो 5 वर्ष रखा गया है। इस समय जो लोकसभा की सीटें 489 से बढ़कर हो गई है 494। कितनी सीटें हो गई है? 494। वही प्रक्रिया रही प्रथम आम चुनाव की तरह। द्वितीय आम चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। किस पार्टी की जीत हुई? कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और इस समय कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 371 सीटों के ऊपर इन्होंने अपनी जीत है वो दर्ज की। प्रथम आम चुनाव की तरह द्वितीय आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत हुई। इस समय लोकसभा जो सीटें थी वो 494, कांग्रेस पार्टी ने जीती 371। और द्वितीय बार, सेकंड बार आपके प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर दोबारा से कौन बने? JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक अपवाद यहाँ पर हम जरूर पढ़ेंगे कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत है वो नहीं मिली। मतलब कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली। जैसे केरल विधानसभा क्षेत्र। कौन सा? केरल राज्य के अंदर है। सॉरी, विधानसभा चुनाव प्रयोग करना चाहिए था मुझे। विधानसभा चुनाव के अंदर वो जीत है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली। जैसे केरल राज्य की अगर हम बात करें तो केरल राज्य के अंदर है वो CPI की सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और AS नंबूदरीपाद केरल के वो CM बने। कि ये एक अलग उदाहरण था कि गैर कांग्रेसी सरकार केरल के अंदर बन रही है, मतलब CPI की सरकार है वो बन रही है, क्योंकि कुछ विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत है वो नहीं मिली। अब हम बात करते हैं तृतीय आम चुनाव की। कौन से आम चुनाव की? तृतीय आम चुनाव की बात करें हम। तृतीय आम चुनाव की, तृतीय आम चुनाव 1962। तृतीय आम चुनाव 1962। सीटें उतनी हैं, द्वितीय में थी 494 लोकसभा सीटें हैं। जैसे प्रथम आम चुनाव हुआ वैसे ही जैसे प्रथम और द्वितीय आम चुनाव हुए वैसे ही क्या हुए? तृतीय आम चुनाव भी हुआ। और तृतीय आम चुनाव के अंदर क्या होता है? तृतीय आम चुनाव के अंदर 361 सीटों के ऊपर 361 सीट है वो कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती है। कांग्रेस पार्टी 361 सीटों पर जीत दर्ज करती है। और तीसरी बार जो आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं JLN, जवाहरलाल नेहरू। लगातार भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब अगर हम बात करें
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्योंकि वर्तमान के अंदर 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए तो नरेंद्र मोदी। ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है। तो लगातार 3 बार है वो जवाहरलाल नेहरू है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसके बाद हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी के प्रकृति की, कांग्रेस पार्टी के प्रकृति की, और एक क्वेश्चन और रह गया। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। 2 छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं, उनकी चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।